हेलो एवरीवन। जीसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती हैं। तो चलिए आज के इस फाइनल प्रैक्टिस सेट को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग झारखंड जीके का प्रश्न देखेंगे, उसके बाद सोशल साइंस का, उसके बाद साइंस का, देन आफ्टर इस प्रकार आप लोग का बैक टू बैक कंप्यूटर हो गया। ये सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे पेपर 3 के रिगार्डिंग करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? भागीरथ मांझी, गणपत राय, बुधवीर या फिर विश्वनाथ सहदेव। तो खरवार आंदोलन का जो नेतृत्व है वो भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया। और ये खरवार आंदोलन ये कब की घटना है? तो ये 1874 ईस्वी की यह घटना है। भागीरथ मांझी से हम लोग यहाँ पे एक विशेष याद कर सकते हैं कि इनको बाबा जी के उपनाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाबा जी के उपनाम से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा झारखंड में है? इनमें से कौन सा उद्यान है जो कि झारखंड में अवस्थित है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान या फिर भालूपोंग राष्ट्रीय उद्यान। तो झारखंड में इनमें से जो उपस्थित जो उद्यान है वह है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना यदि हम लोग बात करते हैं तो इसे स्थापित किया गया था 1986 ईस्वी में और ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बात करते हैं यदि हम लोग इस बेतला राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसका क्षेत्रफल में कितना में फैला हुआ है वो बार बार पूछा जाता है। तो 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। अगले प्रश्न है, शंख नदी का उद्गम स्थल है गुमला, रांची, धनबाद या फिर गोड्डा। तो शंख नदी का उद्गम जो कि गुमला जिले से होता है। कहाँ से? गुमला जिले के एक प्रखंड है, यहाँ पे आप लोग चैनपुर प्रखंड का नाम सुने होंगे। तो गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड से शंख नदी का उद्गम स्थल होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 82, 81, 75 या फिर 90। तो झारखंड में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 81। और इसमें भी आप लोग का एससी और एसटी कैटेगरी में ये विभाजित डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एससी बात करते हैं, उसके बाद एसटी। एससी का नाम शेड्यूल कास्ट, नाम इसका थोड़ा छोटा संक्षेप में लिखा जाता है। शेड्यूल ट्राइब एसटी थोड़ा इसका नाम बड़ा होता है, विस्तृत रूप में होता है। तो एससी में कम सीट है, कितना सीट है? 9। और एसटी में कितना सीट है? 28। जो भी बाकी बच गया आप लोगों का, तो बाकी जो आप लोग का बच गया वो सारे आप लोग के जनरल कैटेगरी में हो जाते हैं। किसमें? जनरल कैटेगरी में ये आप लोग के बाकी बचे 44। तो यहाँ पे सेपरेट सेपरेट याद रखिएगा, जनरल वाला तो नहीं पूछा जाता है, बट एससी और एसटी कैटेगरी में कुल विधानसभा झारखंड में 81, एससी में 9 और एसटी में कितना है? 28। उसी प्रकार यदि यहाँ पे झारखंड में लोकसभा का बात करती हैं तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 14। और राज्यसभा में कितनी है? तो राज्यसभा में इसका है 6, राज्यसभा में 6। और लोकसभा यदि हम लोग इसे भी विभाजित करते हैं एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में, तो एससी में 1 और एसटी में 5। बाकी जो बच गया आप लोग का वो सारे आप लोग के जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? मंडा पर्व का किस देवता से है? महादेव, विष्णु, ब्रह्मा या फिर कृष्णा। तो मंडा ये जो पर्व है ये आप लोग का संबंधित रखता है महादेव से संबंधित। रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट है? रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने अपने भाई सिंहदेव के साथ मिलकर की थी, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने सिसिया को अपनी पहली राजधानी, ये भी बिल्कुल सही बात है। बागदेव सिंह एवं सिंहदेव प्रारंभ में नागवंशी राजा के सेवा में थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। नागवंशी राजा फणिमुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने की थी, तो ये यहाँ पे हमारा गलत स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन चलिए देखते हैं। अथर्ववेद काल में यहाँ के लोगों को उरातीय कहा जाता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसे पुंड्र प्रदेश भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वैदिक साहित्य में प्रयोग किया जाने वाला असुर शब्द संभवतः यहाँ के जनजाति के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उपयुक्त सभी, तो जी हाँ, उपयुक्त सभी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध स्थल दालमी धनबाद किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, खरकय या फिर औरंगा। ये आप लोग का स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना का अंतिम रिपोर्ट 7 जनवरी 2014 को प्रकाशित हुआ। इस न्यूनतम आंकड़े के आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की कुल जनसंख्या आबादी हम लोग बात करते हैं कितना है? 3,29,88,134। कितनी? 3,29,88,134, जो कि पूरे भारत का जनसंख्या बात करते हैं, जो कि पूरे भारत का जनसंख्या 2.72% जनसंख्या निवास करती है झारखंड में।
अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज़ अपनी सेना के लिए लेता था? हाथी, लकड़ी, सोना या फिर घोड़ा? तो क्या चीज़ लेते थे? हाथी लेते थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, निम्न में से किस राज्य के थे? बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली या फिर राजस्थान? तो जयसिंह की बात करते हैं, ये उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाले थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए वही प्रश्न जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे एनालिसिस के तौर पर, वही आप लोग का यहाँ पे प्रश्न बेस्ड पर पूछ लिया गया है कि झारखंड में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में लोकसभा कुल सदस्यों की संख्या 22, 14, 10 या फिर 8? तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 14, जिसमें कि एससी में आप लोग का कितना है? 1 और एसटी में कितनी है? तो एसटी में इसकी संख्या है 5। अगला प्रश्न है, बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हर्ष, समुद्रगुप्त, शशांक या फिर पुष्यमित्र? तो बेनी सागर का जो शिव मंदिर है ये शशांक के द्वारा निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चलिए ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट को देखते हैं। हर्ष के समय आए ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को किलो नासु फालाना कर्ण सुवर्ण कहा, बिल्कुल सही बात है। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया, ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि उपरोक्त सभी स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, कनौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? ऑप्शन है जिगुप्त द्वितीय, राजेंद्र, महिपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, इटखोरी स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः हुआ था? इटखोरी में जो स्थित भद्रकाली की मूर्ति है ये निर्माण संभवतः किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, पाल काल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका निर्माण संभवतः बात करते हैं, इसका निर्माण पाल काल के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी किया सेनापति मलिक काफूर जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर झारखंड? तो किस राज्य से होकर के गुजरा था? वो झारखंड राज्य से होकर के गुजरा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि वो सत्य है? बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नासिर खान लोहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित था, ये भी बिल्कुल सही बात है। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया था, ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि उपरोक्त सभी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो जहांगीर के समय, किसके समय में? जहांगीर के समय में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या फिर बहादुर शाह प्रथम? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद झारखंड है जो कि वह स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके आक्रमणों के फलस्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया? मराठा, डेनिश, फ्रांसीसी, इनमें से कोई नहीं। तो मराठा से। अगला प्रश्न है, हुसैनाबाद एवं हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? हुसैनाबाद एवं हैदरनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? फखरुद्दीन, जैनुद्दीन अहमद या फिर अली वर्दी खां या फिर हिदायत अली खां? तो हिदायत अली खां के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली, वह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने की तैयार था? 12,000 रुपये, 36,000 रुपये, 41,000 रुपये या फिर 51,000 रुपया? तो सालाना में 12,000 रुपये देने के लिए वो तैयार था। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले को भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? रांची, हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा? तो अब्रक राजधानी के रूप में कोडरमा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में स्थित है? ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में स्थित है? हाँ देखिए, इससे पहला प्रश्न देखिए, काफ़ी स्टूडेंट है जो कि कन्फ्यूजन होते हैं, हजारीबाग मारे, गिरिडीह मारे कि कोडरमा मारे। तो यहाँ पे ये आप लोगों को प्रायोरिटी के अनुसार प्राथमिकता देना है। सबसे पहला नंबर पे आप लोगों का कोडरमा को प्राथमिकता देना है।
दूसरे नंबर पे आप लोगों को हजारीबाग को प्राथमिकता देना है और तीसरे नंबर पे आप लोगों को गिरिडीह को प्राथमिकता देना है। ये यदि कोडरमा ऑप्शन में नहीं रहता है तो उस कंडीशन में आप लोग को हजारीबाग को टिक आउट करना है। यदि हजारीबाग भी ऑप्शन में नहीं रहता है तो उस केस में आप लोग को गिरिडीह को टिक आउट करना है। ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ढाल विद्रोह यदि हम लोग बात करते हैं, ये जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। ये 10 वर्षों तक ये लड़ाई चली थी। कब से कब तक? 1767 से लेकर के 1777 के बीच में ये लड़ाई चली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ स्पर्श करती है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो ये बहुत ही आप लोग का इजी प्रश्न है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। आई होप सो कि आप लोगों को पता ही होंगे कि किस डायरेक्शन में किस राज्य के साथ सीमा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो झारखंड का जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है वह है छऊ नृत्य। 1782 ईस्वी में हुई तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठाकुर अर्जुन सिंह, ठाकुर दुर्जन सिंह, ठाकुर कन्हैया दयाल सिंह। तो 1782 में हुए जो तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व है वो किया गया था ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ? सरायकेला राज्य का जो अंग्रेजों के साथ संपर्क हुआ वो 1770 ईस्वी के दशक में हुआ। अगला प्रश्न है, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1793, 1808, 1861 या फिर 1901? तो ये जो विधिवत संबंध स्थापित हुआ था ये 1793 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला आप लोग का टॉपिक आ जाता है सोशल साइंस का सेक्शन, जिसमें कि पहला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो भारत की जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय जो संविधान है इसका 10वीं अनुसूची दल बदल प्रतिरोध विधेयक से यह संबंधित रखता है। पंचायती राज बात करते हैं तो यह आप लोग का 73वां अमेंडमेंट एक्ट 73वां संविधान संशोधन से यह संबंधित रखता है। और पंचायती राज ये आप लोग का 11वां अनुसूची हो जाता है। भूमि सुधार ये आप लोग का 9वां अनुसूची से संबंध रखता है। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के जो उच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे निहित है? तो ये वृद्धि करने की शक्ति है जो कि वो सांसद को निहित है। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव होते हैं? पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्षों में, 5 वर्षों में, 6 वर्षों में या फिर सरकार की इच्छा के अकॉर्डिंग? तो पंचायत चुनाव बात करते हैं ये प्रत्येक 5 वर्षों में होता है और पंचायत चुनाव के लड़ने के लिए मिनिमम 21 वर्ष ये एलिजिबिलिटी रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी, रावत, मलिक या फिर पटवारी? तो ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो रात और दिन की यदि हम लोग बात करते हैं तो 23 सितंबर को रात और दिन है जो कि वो बराबर होते हैं। इसे आप लोग इस प्रकार याद रख लीजिएगा। ये मान लीजिए कि आप लोग का अर्थ हो गया है। इसमें आप लोग को 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो कब होता है? 21 जून को। कब? 21 जून। जून के बाद यदि हम लोग बात करते हैं जो दिन और रात बराबर की घटना होती है उसे हम लोग यहाँ पे 2 दिन होती है। एक आप लोग का 23 सितंबर को डेट याद रखना है और एक आप लोग का 21 मार्च को याद रखना है। 23 सितंबर और 21 मार्च। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन ये आप लोग का होता है 22 दिसंबर को। तो ये आप लोग के 4 प्रश्न यहाँ से आप लोग के पूछे जाते हैं डायरेक्टली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? द्विसदनात्मक विधायिका, तो यूपी, बिहार, कर्नाटक या फिर एमपी? तो द्विसदनीय यदि हम लोग विधायिका की बात करते हैं एमपी राज्य में आप लोग का नहीं है। अभी रिसेंट में यदि हम लोग भारत में पूरे भारत में बात करते हैं तो 6 राज्यों में है जो कि आप लोग की द्विसदनीय विधायिका है। 6 राज्य कौन कौन से आप लोग के? 2-2 का आप लोग का पेयर्स याद कर लेना है। सबसे पहले तो हम लोग याद करते हैं यूपी और बिहार। यूपी बिहार में आप लोग का द्विसदनीय है। सदनात्मक कहने का तात्पर्य है जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो एक हो गया जोड़ा आप लोग को याद रखिएगा यूपी बिहार, दूसरा याद रखिएगा कर्नाटक और महाराष्ट्र, तीसरा जोड़ा आप लोग को याद रखना है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कौन कौन सा?
यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 6 राज्यों में आप लोग का द्विसदनात्मक विधायिका अभी रिसेंट में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीपीय कौन है? अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो सबसे छोटा महाद्वीप का बात करते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि वो एक पंचायत से संबंधित नहीं रखता है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। बिल्कुल सही बात है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही पंचायतों का चुनाव ये किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संबंधित नहीं है? सो बोला गया है। अगला ऑप्शन है, संविधान 74 अमेंडमेंट एक संविधान संशोधन अधिनियम जुड़ा हुआ है? तो जी ये आप लोग का नहीं है। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज चुनाव होते हैं, ना कि 74वां में आप लोग का ये शहरी निकाय यानी कि नगर पालिका का हो जाता है 74वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर में ही चुनाव कराया जाएगा, ये भी प्रावधान शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर है? ऑप्शन है, रंजना कुमार, केजे उदैसी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, प्रतिभा आडवाणी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर है वो कौन है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो ये पूर्ण परिवर्तनीय 19 अगस्त 1994 ईस्वी को किया गया। कब? 19 अगस्त 1994 ईस्वी को। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी, तो ग्रैमी पुरस्कार की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ग्रैमी पुरस्कार ये आप लोग का संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे चलिए हम लोग कुछ पुरस्कार को यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। विज्ञान से संबंधित जो आप लोग को विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार, यहाँ से काफ़ी बार पूछा जाता है। एक तो आप लोग याद रखिएगा कलिंग पुरस्कार और एक भटनागर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार और भटनागर पुरस्कार, ये दोनों आप लोग के विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। बाकी जो ज्ञानपीठ ये सब पुरस्कार ये आप लोग का साहित्य सेक्शन में आ जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिस्लू, मजारे, कॉल्बर्ट या फिर फ्रैंको मार्टिन? तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक जो कि कॉल्बर्ट को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसके द्वारा राजधानी है जो कि वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की गई? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या फिर मीर कासिम के द्वारा? तो मीर कासिम के द्वारा। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है? वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया और बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक पक्ष में वॉलीबॉल में यदि हम लोग बात करते हैं, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9। कितनी? 9। तो यहाँ पे आप इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं। हिंदी में जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं अक्षर यदि आप काउंट कीजिएगा तो जो सबसे बड़ा अक्षर है उसमें संख्या कम है, उससे थोड़ा सा कम अक्षर वाला में संख्या थोड़ा बड़ा है, और जिसमें अक्षरों की संख्या सबसे कम है उसमें संख्या खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे कोडिंग से याद कर सकती हैं कि ये अपोजिट वे में चल रहा है। जो जितना लंबा जिसका अक्षर लिखा होता रहता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या उतनी ही कम। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र की बात करते हैं, ये सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया? तो ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया, जिसे हम लोग विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये आप लोग का राजनीति विषय पर लिखा गया है। तुगरिल, प्रश्न है, तुगरिल किस देश की मुद्रा है? तुगरिल की बात करते हैं तो ये तुगरिल आप लोग का मंगोलिया देश की मुद्रा है। ओमान का यदि हम लोग बात करते हैं, ओमान का मस्कट हो जाता है। वहीं पे बात करते हैं मलेशिया का कुआलालंपुर और वियतनाम हनोई, ये आप लोग के उनके राजधानी होगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया, दवाई, बिरो जो भी होता है, वशीकरण, ये हम लोग को अथर्ववेद में देखने को मिलता है। किस वेद में? अथर्ववेद में। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों
वीटो पावर वाले की संख्या कितनी है? तो अस्थाई सदस्य वालों की संख्या कितनी है? 5। संख्या कितनी है? 5। इसे किस प्रकार से आप लोग याद रखना है? पहले रूस याद रखना है, रूसना यानी कि रसिया, रूसना से याद रखना है रसिया, और रूसने पर फेस कैसा हो जाता है? तो फेस वर्ड याद रखना है। रूसना, तो रूसना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फेस। फेस आप लोग का बता देता है कि आप लोग खुश हैं कि रुसे हुए हैं सो। तो रूसना से रसिया याद कर लेना है, और फेस, फेस एक वर्ड याद रख लेना है। फेस में एफ से हो गया आप लोग का फ्रांस, ए से हो गया अमेरिका, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड। रसिया, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, ये 5 आप लोग के सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बंगला फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये सत्यजीत रे के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में 7 पैगोडा का शहर किसे कहा जाता है? तमिलनाडु में 7 पैगोडा का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 पैगोडा का शहर महाबलीपुरम को कहा जाता है। समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला देश है? अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई भी यान भेजने वाला वो देश कौन बना है? तो वो देश बना है यूएसएसआर देश। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये वर्ल्ड हिस्ट्री से बार बार आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं, तो ये आप लोग का 1914 से 18 ईस्वी तक चला। दूसरा विश्व युद्ध जो कि आप लोग का 1939 से ये आप लोग का 45 ईस्वी तक चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल। कौन? विंस्टन चर्चिल थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री। और यही बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि पहले विश्व युद्ध में जो देश शामिल हुए थे वो 37 देश शामिल हुए थे, और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 61 देश शामिल हुए थे। यहाँ पे ये तो प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री याद रख लीजिएगा चर्चिल, और राष्ट्रपति जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस प्रकार की जो पहला वर्ल्ड वार जो आप लोग का घटना हुआ था 1914 से 18 ईस्वी के बीच में, उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे विल्सन। अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे विल्सन। वहीं बात करते हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 के बीच में, उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट। तो ये तीनों का नाम याद रखिएगा। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ये तीनों नाम से बार बार प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? भारतीय संसद में, तो भारतीय संसद में यदि हम लोग बात करते हैं कौन कौन से शामिल है, एक तो आप लोग का लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है, और संसदीय सचिवालय शामिल है। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, इसका आंसर थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। भारतीय संसद में यदि सम्मिलित बात करते हैं तो वो एक राष्ट्रपति हो जाता है, एक लोकसभा हो जाता है, और एक राज्यसभा हो जाता है। अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और ये बैठक है जो कि वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, बट अध्यक्षता ये आप लोग का लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल बात करते हैं, इसका कार्यकाल है जो कि वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो पहले हो जाता है वही इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो ये जो जनहित याचिका है ये आप लोग का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह आप लोग का ये प्रस्तुत किया जा सकता है। लेनिन की मृत्यु हुई थी, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1921 वर्ष में हुई थी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, पंचायत का चुनाव कब लड़ सकता है? तो उसके लिए मिनिमम जो एज लिमिट रखा गया है वो 21 वर्ष रखा गया है। वोट देने का अधिकार वो 18 वर्ष रखा गया है। 25 वर्ष बात करते हैं मिनिमम, ये आप लोग का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, जिसमें प्रधानमंत्री ये सब आ जाते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं 30 वर्ष की, तो 30 वर्ष में आप लोग का राज्यसभा में चुनाव लड़ सकते हैं। ये सेंट्रल में आप लोग राज्यसभा, और वही जब हम लोग आते हैं एक राज्य की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे विधान परिषद। तो राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, और 35 वर्ष बात करते हैं
तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष ये न्यूनतम क्राइटेरिया मांगा जाता है, एज लिमिट। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? शहरी स्थानीय निकाय यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, ये आप लोग का 74वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 73वां में ये आप लोग का पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो क्षेत्र का ये जो अधिकार है वो संसद द्वारा विधि बनाकर ये बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं रखता है। दिनेश गोस्वामी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति तो ये आप लोग का 1986 का है, ये संबंध तो रखता है। अशोक मेहता समिति ये 1977 का है, ये भी संबंध रखता है। और सादिक अली समिति ये भी संबंधित रखता है, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखें दिनेश गोस्वामी समिति, ये आप लोगों का पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं रखता। तो इसमें से आप लोग को याद रख लेना है, बलवंत राय मेहता समिति वो आप लोग का 1957 का है, बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977, उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। दास कैपिटल किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो 1867 ईस्वी में। गीता रहस्य का लेखक कौन है? गीता रहस्य ये किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो गीता रहस्य की बात करते हैं, ये आप लोग का रचा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों पर बनाई गई है? टिहरी जल विद्युत परियोजना, तो टिहरी जल विद्युत परियोजना ये आप लोग का किस पर बनाया गया है? टिहरी जल विद्युत परियोजना की यदि हम लोग बात करते हैं, ये आप लोग का भागीरथी और अलकनंदा पर बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम में। किस प्रकार? ज्यामितीय क्रम में, ज्योमेट्रिक सीरीज में। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध का व्यक्त करता है? तो ये मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच में संबंध को स्थापित करता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब अगला जो टॉपिक हमारा आ जाता है समान विज्ञान, साइंस का सेक्शन। तो चलिए प्रश्न को हम लोग प्रारंभ करते हैं। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? जी मार्कोनी, जे.एल. बेयर, ग्राहम बेल या फिर एडिसन? टेलीविज़न के आविष्कारक की बात करते हैं तो टेलीविज़न के आविष्कारक हैं जे.एल. बेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन काम करता है? तो वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कण। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम सबसे पहले अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? जे.जे. थॉमसन के द्वारा। यहाँ पे याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन में न्यूट्रल चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इसका खोज किसके किसके द्वारा किया गया है? ये काफ़ी बार आप लोगों के प्रश्न में पूछा जाता है, तो यहाँ पे ट्रिक ये याद रख लीजिएगा, जेगो चा। जेगो चा, जे से जे थॉमसन, गो से गोल्डस्टीन और चा से क्या चीज़ हो जाएगा? चेडविक। चा से क्या चीज़ हो जाएगा? चेडविक। जेगो चा, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और चेडविक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके खोजकर्ता से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कारक कौन थे? रेडियो का आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन है एडिसन, जी मार्कोनी, कार्ल बेंज या फिर पास्चर। तो यहाँ पे रेडियो के आविष्कारक की बात करते हैं, रेडियो के आविष्कारक है जी मार्कोनी। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है, तो हीमोफीलिया जो बीमारी होती है ये आप लोग का एक आनुवांशिक रोग होता है, यानी कि ये जन्म से ही ये रोग होता है। इसमें यदि बात करते हैं तो रक्त का नहीं जमना, जिस व्यक्ति का ये बीमारी से ग्रसित होता है उसका रक्त नहीं जमता है कटने फटने पर। अगला प्रश्न है कि प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? प्राणियों के संरचना के विषय में किसमें से अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी, जीमोलॉजी, इकोलॉजी या फिर जेनेटिक्स? तो प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी में इसका अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में से किसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है?
जो ताप का संचरण है वो अणुओं के संचरण यानी कि अणुओं की गति के कारण होता है। चालन, विकिरण, प्रकीर्णन या फिर समूहन। तो वो घटना है समूहन में जो अणुओं का है संरचना वो स्थानांतरण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? सीसा, टंगस्टन, लोहा या फिर हीरा। तो सर्वाधिक कठोर तत्व की बात करते हैं वो है हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पानी की सतह पर नीचे के ऊपर की ओर प्रति इकाई लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दबाव, शक्ति, भार या फिर उत्प्लावन बल। तो जब कोई भी वस्तु पानी में डूबती है तो उस पर एक नीचे के तरफ से ऊपर की तरफ में एक बल लगाया जाता है। वो बल कौन सा बल होता है? तो वो उत्प्लावन बल होता है। कौन सा? उत्प्लावन बल। अगला प्रश्न है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड नोबेल, ओटो हन, आइंस्टीन या फिर जे थॉमसन। तो परमाणु बम का आविष्कार बात करते हैं। परमाणु बम का आविष्कार ये किया गया किनके द्वारा? ओटो हन के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल, तो अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट की खोज ये आप लोग का अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार यदि हम लोग बात करते हैं 1913 ईस्वी में, तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए सौंपा गया था 1913 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलाता है? निम्न में से कौन रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलाता है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या फिर यकृत। तो ये जो कार्य करता है ये वर्क हृदय के द्वारा किया जाता है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? डीएनए का मूल मात्रक क्या चीज होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या चीज? न्यूक्लियोटाइड्स। जीन से संबंधित खोज किसने किया था? जीन से संबंधित खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बसु, चार्ल्स डार्विन, मेंडल, हरगोविंद खुराना। तो जीन से संबंधित खोज ये आप लोग का चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया। जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? ऑप्शन है प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति या फिर रासायनिक संदीप्ति या फिर बुदबुदन। तो ये स्फुरदीप्ति के वजह से। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत सेव, गाजर, मछली या फिर मक्खन। तो प्रोटीन का जो सर्वोत्तम स्रोत है वह है मछली। क्या चीज़? मछली। विटामिन ए सर्वाधिक आप लोग को गाजर के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे सेव देखे होंगे तो मैलिक अम्ल, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। और गाजर का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो गाजर का लाल रंग वो कैरोटीन के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। धारा आवृत्ति क्या है? धारा आवृत्ति क्या है? तो जो धारा आवृत्ति है प्रति एकांक क्षेत्र के चैनलों की संख्या धारा आवृत्ति कहलाती है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। कौन? पैलोडियम का कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट प्रश्न है बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने की अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वापातन या फिर वाष्पीभवन। तो वो क्रिया जो कहलाती है वो वाष्पन क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कोशिकीय ईंधन है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज या फिर गैलेक्टोज। तो वो है कौन सा? ग्लूकोज। अगला प्रश्न है ऑर्लोन किसके बनने वाला पॉलीमर है? ऑर्लोन किसके बनने वाला पॉलीमर है? तो ऑर्लोन ये आप लोग का एक्रिलोनाइट्राइल से ये बनने वाला पॉलीमर है। अगला सेक्शन आ जाता है कंप्यूटर का सेक्शन। तो चलिए इसके प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है जिस सॉफ्टवेयर से प्रयुक्त इंटरनेट सर्च कर लेते हैं उसे कहते हैं। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्च कर लेते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या चीज़ कहा जाता है? सर्च इंजन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र। तो उसे ब्राउज़र कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देती है? नेटवर्क, हाइपरटेक्स्ट, इंटरनेट या फिर वेब ब्राउज़र। तो उसे क्या चीज़ कहते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है एलईडी, फोटो डायोड, प्रकाशीय फिल्म या फिर प्रकाशीय पेन। तो डिजिटल कैमरा में क्या चीज़ प्रयोग होता है? फोटो डायोड प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है एक ऐसी डिवाइस है
जो ना केवल सर्च प्रोटेक्शन देती है बल्कि बिजली जाने पर आपके कंप्यूटर को बैटरी पावर भी देती है। तो वो क्या कहलाता है? सर्च स्ट्रिप, यूएसबी, यूपीएस या फिर बैटरी स्ट्रिप। तो वो क्या चीज़ कहलाता है? यूपीएस। अगला प्रश्न है, जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उनके नाम बताइए। इक्विपमेंट की बात करते हैं, एक तो मॉनिटर, एक आप लोग का सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक कीबोर्ड, एक माउस और प्रोग्राम और प्रोसेसिंग नेटवर्क। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट या हाईलाइट। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर का प्रयोग किया जाता है। तो सेलेक्ट या फिर हाईलाइट करने के लिए अक्सर में किसका प्रयोग किया जाता है? आइकन का, कीबोर्ड का, माउस का, इनमें से कोई नहीं। तो उस केस में माउस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? रैम, सीडी रोम ड्राइवर या फिर मॉडेम या फिर हार्ड ड्राइव। तो वो आप लोग का क्या चीज कहलाता है? मॉडेम। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट खाली स्थान द्वारा दिखाए जाते हैं। आइकन्स के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा, ग्राफ्स के द्वारा या फिर रेबल्स के द्वारा। तो विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट ये आप लोग के आइकन्स के द्वारा दिखाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में पहला चरण है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में पहला चरण क्या है? डाटाबेस ऑपरेशन, ऑडिट, डाटा एंट्री, इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला चरण है वो है डाटा एंट्री। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सीपीयू द्वारा संसाधित वर्तमान डाटा और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है। मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर पीआरओएम। तो प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए ये प्रश्न आप लोग का रिपीट हो गया। प्रश्न का आंसर क्या चीज था? माउस का प्रयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? कीबोर्ड है, जो कि आप लोग का इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, एल्गोरिथम तथा फ्लोचार्ट हमारी मदद करती हैं। मेमोरी की क्षमता जानने में तो नहीं, प्रिंटर में आउटपुट को निर्देशित करने में तो नहीं, प्रिंटर में आउटपुट को निर्देशित करने में तो नहीं, समस्या को पूर्णता एवं साफ साफ इंगित करने के लिए। तो ये आप लोग का जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? डॉक, एक्सएलएस, ACCTS या फिर एक्स। तो इसका जो एक्सटेंशन है जाता है वो हो जाता है XLS। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 145 प्रश्न है। एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। एनिमेशन, डिजोल्व, फ्लैश या फिर वाइप। तो वो क्या चीज़ होता है? एनिमेशन। अगला प्रश्न है, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा इंटर करते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं। टैब, सेल, बॉक्स या फिर रेंज। तो उसे क्या चीज़ कहा जाता है? उसे सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसका यूनिक के रूप में सेंड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? फोल्डर, फाइल, पाथ या फिर फाइल एक्सटेंशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोल्डर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सुदूर संचार नेटवर्क या फिर लैन, वैन या फिर बेन। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या चीज कहते हैं? उसे हम लोग लैन कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। अगला प्रश्न है, नेटवर्किंग वार्तालाप में हैंड शेकिंग का अर्थ क्या चीज होता है? तो नेटवर्किंग वार्तालाप में हैंड शेकिंग जो वर्ड है इसका अर्थ हो जाता है कंप्यूटर को एक हब से कनेक्ट करना। प्रश्न है आप लोग का, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? कीमत, मूल्य, विश्वसनीयता या फिर गति या फिर ये सभी। निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो ऑल ऑफ दिस, ये सभी आप लोग का इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।